हेलो। आइए हम लोग लास्ट वीडियो में जैसा कि फिजिकल पॉलिसी PT 365 से हम लोगों ने कवर किया, तो आज हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कवर करने की कोशिश करते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी में जैसा कि आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी RBI के वर्क एंड फंक्शन से रिलेटेड स्टेप्स या अपने जो भी अपने फंक्शंस, क्रेडिट रेशनिंग या इंटरेस्ट पेमेंट और मनी सप्लाई को बैलेंस करने के लिए RBI जो भी पॉलिसी या स्टेप्स लेती है, तो वो सब मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर में आता है। तो इसमें फर्स्ट आर्टिकल हम लोग का क्या पढ़ना है, रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग। तो बैंकिंग आते ही हम लोग के माइंड में आ जाता है कि उसका सबसे बड़ा रेगुलेटर कौन है, RBI। तो RBI के बारे में कहा जाता है वो बैंकर्स का बैंक है, गवर्नमेंट्स का बैंक है, फिर वो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व का कस्टोडियन है। उसके बाद और क्या फंक्शंस हैं RBI के, करेंसी प्रिंट करना, उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट को रेगुलेट करना या कंट्रोल करना। तो इस तरह ये सब कार्य बैंकिंग सेक्टर में कोई भी इशू होते हैं तो उसे सॉर्ट आउट करने के लिए RBI इंडिया में सोल अथॉरिटी है। तो आइए देखते हैं इंडिया में बैंकिंग का क्या स्टेटस और ट्रेंड है। तो अभी इसमें कोविड, अभी हम बहुतों को लग रहा होगा कि कोविड के बाद NPA क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ा होगा, लेकिन एक्चुअली NPA क्राइसिस यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 9.1% एट द एंड ऑफ मार्च 2019 टू 7.5% इन सितंबर 2020। तो NPA रिड्यूस हुआ है, मतलब डिक्लाइन हुआ है। तो जैसे कि इसमें सार्फेसी एक्ट और IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है। तो इस तरह ये हो गया, NPA कम हुआ है अपना। उसी तरह एक और न्यूज़ है, अभी बीच में आप लोगों ने अगर अवेयर होंगे तो आपने न्यूज़ सुना होगा कि बैंकिंग लाइसेंस के फ्रेमवर्क में कुछ चेंजेस करने की रिकमेंडेशन दिया गया है RBI के एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप के द्वारा। तो इस वर्किंग ग्रुप ने क्या सजेस्ट किया कि लार्ज कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियल हाउस को भी अलाउड कर दिया जाए, को अलाउड किया जाए। उसके बाद फिर ये वेल रन और NBFC जो कंपनी है जो कि लॉस में नहीं चल रही हैं और ठीक ठाक बड़े साइज़ का है, उन्हें भी कंसीडर किया जाए। और स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक को भी एक फुल फ्लेज बैंक में कन्वर्ट करने के लिए के बारे में सोचा जाए। तो यहाँ पर कुछ इस स्टेप्स का बहुत क्रिटिसिज्म भी कुछ लोगों के द्वारा हुआ था और कुछ लोगों ने इसे वेलकम भी किया था। तो इसमें यहाँ पर कुछ इसके पोटेंशियल बेनिफिट और चैलेंजेस के बारे में दिया गया है। बेनिफिट में कि रिकैपिटलाइजेशन में आसानी होगी, री एंट्री इंडिया की, फिर ग्रेटर कंपटीशन, डाइवर्सिफाइंग बैंक ऑप्शंस, ये सब पोटेंशियल चैलेंज। द प्रॉब्लम कंटेनिंग सर्कुलर बैंकिंग। तो एक सर्कुलर बैंकिंग यहाँ जिस तरह अभी आगे हम लोग देखेंगे कि सर्कुलर बैंकिंग से क्या मतलब है। और उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ कंसर्न बताए गए हैं बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के बारे में, कि जैसे कि कुछ अगर स्पेसिफिक कॉर्पोरेट सेक्टर अगर आ जाती है बैंकिंग में, तो अब वो कॉर्पोरेट सेक्टर खुद में ही एक दूसरे को लोन डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे, जिससे कि बाकी मार्केट में कंपटीशन ब्रेक होगा और जिससे कि मोनोपोली और क्रोनी कैपिटलिज्म को वो प्रमोट करेगा। तो इस तरह ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं माना जाए। तो आइए हम लोग अब देखते हैं सर्कुलर बैंकिंग या से क्या मतलब है। तो इसमें जैसे यहाँ दिखाया गया है नेटिंग में कि 3 कॉर्पोरेट हाउस हैं और 3 एसोसिएट बैंक है। तो एक कॉर्पोरेट एसोसिएट बैंक सेकेंड कॉर्पोरेट हाउस को लोन देगा, वो फिर कॉर्पोरेट हाउस C को देगा, C फिर A को, और इस तरह ये सर्कुलर लूप बनते जाएगा। तो जिससे कि मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट होने का डर रहेगा। तो इस तरह ये कुछ ड्रॉबैक थे उस बैंकिंग लाइसेंस में चेंज करने। तो अब आते हैं एक डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस। ये RBI एक ईज इंडेक्स निकालती है, वो 6 थीम पे इस बार इसको ये किया गया। इसमें थीम्स ये है कि मतलब इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, बैंकिंग में सर्विस को और अच्छा से बनाने के लिए कुछ इंडेक्स दिए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स और बैंकिंग, क्रेडिट रेशनिंग और इस तरह करके 6 दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग थर्ड आर्टिकल पे आते हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन में कुछ अमेंडमेंट किया गया है। तो इसमें बेसिकली अमेंडमेंट ये किया गया है कि कोऑपरेटिव बैंक्स को RBI के अंडर में रेगुलेशन पावर RBI को ही दे दिया गया है। अभी आपने हाल फिलहाल में लास्ट ईयर एक न्यूज़ सुना होगा कि महाराष्ट्र में एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि बैंकक्रप्ट होने के कगार पर आ गई थी, जिससे बीच में RBI को जिनका रुपया उस बैंक में था उसे ब्लॉक करना पड़ा था। तो उसमें कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। तो इन सबको देखते हुए अब RBI कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करेगी। तो इसमें वही चेंजेस लाया गया है लॉ के थ्रू। अब उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक के बाद हम लोग देखते हैं RRB, रीजनल रूरल बैंक।
इसमें पहले आरआरबी के पास एलएएफ या एमएसएफ या कॉल नोटिस मार्केट जो फैसिलिटी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास पहले से मौजूद थी, लेकिन आरआरबी के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हुआ करती थी, जो कि अब इनके पास भी ये अवेलेबल होगा। एलएएफ एमएसएफ ये सब एक्चुअली आरबीआई के क्वांटिटेटिव फंक्शन के पार्ट्स हैं, जो कि बैंक को आरबीआई हेल्प करती है शॉर्ट टर्म लोन दे के, या फिर कॉल नोटिस पे डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई लिक्विडिटी इशू आता है तो वो सब हेल्प किया जाता है। तो यहाँ पर आपको आरआरबी के बारे में कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिसे कि आप पढ़ सकते हैं कि इसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है, इसमें फिर एक स्पॉन्सर बैंक होता है, फिर कुछ सेंटर का होता है, कुछ स्टेट का होता है। तो ये 50-15 और 35 का रेशियो होता है। तो इस तरह आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एलएएफ एमएसएफ और कॉल नोटिस मार्केट के बीच में कंपेयर दिया गया कि किस तरह एलएएफ वर्क करता है, एमएसएफ किस तरह वर्क करता है और कॉल नोटिस मार्केट किस तरह वर्क करता है। तो ये सब तीनों आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं। तो जिसमें एलएएफ में है कि उसके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले में कुछ शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। उसी तरह एमएसएफ में भी है कि इसमें शॉर्ट टर्म लोन डायरेक्ट बिना किसी सिक्योरिटी के इसमें बस कमर्शियल बैंक को ये प्रोवाइड करे। कॉल नोटिस मार्केट फाइनेंशियल क्रंच या लिक्विडिटी के इशू को शॉर्ट नोटिस पे फंड प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने एलएएफ एमएसएफ और कॉल नोटिस मार्केट के बारे में देख लिया। अब हम लोग आते हैं ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आरबीआई के क्वालिटेटिव मेजर्स का पार्ट है। तो जैसे आरबीआई दो अप्रोच अपने, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, कॉल एलएएफ, फिर कॉल नोटिस मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सब स्टेप्स को लेती है। उसी तरह क्वालिटेटिव में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, मॉरल सुएशन, वेरिएशन ऑफ क्रेडिट रेशनिंग, तो इस तरह कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस, तो इस तरह वो सब क्वालिटेटिव। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इसलिए अभी न्यूज़ में है क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस किए गए। अभी इससे पहले कुछ एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इसी टाइप के कुछ सेक्टर इसमें आते थे, लेकिन अभी एंटरप्रेन्योरशिप और रिन्यूएबल सोर्सेज से रिलेटेड किसी भी काम में हम यूज कर सकते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एक्चुअली है क्या? तो बैंक को लोन आपको पता है कि जैसे बैंक लोन देती है कुछ इंटरेस्ट पेमेंट पर, तो लेकिन जितना बैंक कोई भी बैंक लोन देता है उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई फिक्स कर देती है कि ये सब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सेक्टर हैं, जिस फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, एमएसएमई सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर या हेल्थ सेक्टर। तो इसमें मिनिमम आपको लोन प्रोवाइड इन सेक्टर में करना ही है, क्योंकि ये थोड़ा नॉन कंपेरेटिवली कम प्रॉफिटेबल सेक्टर होते हैं, लेकिन वो सोसाइटी और इकोनॉमी के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए उसमें एक कैप लगाया जाता है, जो कि अभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक पर कैप 40% का है, और ये कोऑपरेटिव और आरआरबी के लिए ये कैप 75% का है। तो इस तरह, और ये मॉनिटर क्वार्टरली बेसिस पर ये मॉनिटर किया जाता है आरबीआई के द्वारा कि बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह हमने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से रिलेटेड जो भी रिसेंट न्यूज़ था या गाइडलाइंस था उसे हम लोगों ने देखा। तो अब आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक ये सब एक्चुअली एक नचिकेत मोर कमेटी आरबीआई के द्वारा डिफरेंशियल बैंकिंग सिस्टम के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए नचिकेत मोर कमेटी आरबीआई के द्वारा एस्टेब्लिश की गई। उन्हीं का प्रपोजल था इसी कमेटी का कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, इस तरह के छोटे छोटे बैंक बनाए जाए कि जो भी अनफाइनेंस्ड एरिया है, जहाँ पर कि मोटरार या बड़े शेड्यूल कमर्शियल बैंक नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर ये छोटे छोटे बैंक जाके फाइनेंशियल इंक्लूजन को देश में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच में कुछ डिफरेंस दिया गया है, जो कि आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया गया। अब हम लोग आते हैं इसके आगे। यहाँ पर अब सारफेसी एक्ट, आईबीसी एक्ट और इस तरह एनपीए, इन सब इशू को सॉर्ट आउट कर ये आगे हैं। तो इसे हम मॉनेटरी पॉलिसी के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच।